वालेकुम अस्सलाम एंड गुड इवनिंग। लूना बेटा बाकी लोगों को बोल दें काइंडली ऑनलाइन में होते हैं। आज मैडम का और सर फैसल का लेक्चर में ही कंडक्ट करूँगा, राइट। काइंडली बाकी लोगों को बोल दें कि ऑनलाइन जल्दी से हो जाएं सो दैट वी मे कंटिन्यू आवर लेक्चर ना। वालेकुम अस्सलाम बेटा बाकी लोगों को भी बोल दें काइंडली। वालेकुम अस्सलाम बेटा, गुड इवनिंग। जुलिस कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम सैर बेटा, वेलकम। ओके, आज आप लोगों का एक अच्छा सा पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए सेल्फ रिपेयर और वोनी लिंक के रिलेटेड। आपका एक टॉपिक था वो रहता था काफ़ी अर्से से ना, तो मैंने कहा चला आज डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास 2 आवर की क्लास है। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बेटा, वेलकम। तो 2 चीज़ें हैं, एक होता है सेल रिपेयर और एक होता है वूंड हीलिंग। पहली चीज़ तो ये बताएं कि रिपेयर क्या होता है, रिपेयर और रीजनरेशन क्या होता है। आपने सुना होगा कि लीवर का अगर हम पार्शियल पेटेक्टमी करवा दें तो लीवर रीजनरेट कर देता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ समथिंग। अब दीपा बेटा किस चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक क्या बता रही हैं? वैसे ये था कि रिपेयर और रीजनरेशन में क्या फ़र्क है। वन इज़ रिपेयर, अदर वन इज़ रीजनरेशन। आपने मोस्टली सुना होगा कि अगर पार्शियल हेपेटेक्टमी करवा दी जाए, लीवर को थोड़ा सा या जितना इन्फेक्टेड है, जिसकी फेब्रोसिस या नेक्रोसिस हो चुकी है, अगर हम उसको कट कर देते हैं तो लीवर रीजनरेट कर जाता है। ऐसे सुना है कभी? ये किडनी डैमेज हुआ है तो वो रीजनरेट कर गया है। इस तरह का कोई वर्ड सुना है आपने? अगर आपने रीजनरेशन या रिपेयर का वर्ड सुना है तो मेक अ डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड रिपेयर।
बिल्डिंग अप ऑफ समथिंग बाय देयर ओन इज रीजनरेशन। ओके वेल हबीबा, ऑलमोस्ट आप ठीक कह रही हैं, लेकिन समथिंग की जगह कोई सेल का नाम बताएं। बिल्डिंग अप ऑफ समथिंग बाय देयर ओन, नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रही हैं, डिक्शनरी की डेफिनेशन में ही ऐसा होगा, माइट बी। एफर्ट्स अप्लाइड बाय अदर्स इज प्रिपेयर, लाइक फॉर एग्जांपल, दोनों को बेटा एग्जांपल दे दें हबीबा। वेल वेरी गुड, योर कंट्रीब्यूशन इज रियली अप्रिशिएटेड। ओके लुबना क्या कहती हैं, whenever a tissue is injured the body reacts usually in the form of inflammation. With the time the body attempts to restore normal structure and function, the process is known as healing or repair. ओके वेल लुबना बेटा वेरी गुड, ठीक बता रही हैं आप, लेकिन आपने रिपेयर और हीलिंग के बारे में बताया है। क्वेश्चन इज रीजनरेशन, बिल्कुल आप सही बता रही हैं कि रीजनरेशन क्या होती है, और रिपेयर आप ठीक बता रही हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन व्हाट इज रीजनरेशन? डू यू थिंक एक पेशेंट है उसको MI हुआ है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, वैसे बड़ा गौर से सुनिएगा, पेशेंट है उसको MI हुआ है, कभी आपने सुना है कि जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं वो रीजनरेट हो गए हैं? या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की नर्व इंजरी हो गई है, नर्व न्यूरॉन इंजर्ड हो गई है या नर्व इंजर्ड हो गई है, आपने कभी सुना है कि जो नर्व है वो रीजनरेट कर गई है? रिपेयरिंग ऑफ इंजरी, रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, अभी भगवान वेल रिपेयरिंग ऑफ इंजरी और रीजनरेशन ऑफ टिश्यू। बेटा टिश्यू की रीजनरेशन होती है और इंजरी की रिपेयरिंग होती है, क्या इंजरी की रीजनरेशन नहीं हो सकती? आपको पता है आपकी जो एपिथेलियम है हर टाइम शेड आउट हो रही है, चाहे GIT की ले लें, यूरिनरी ट्रैक की ले लें, आपने कभी यूरिन एनालिसिस देखा है उसमें एपिथेलियल सेल आ रहे होते हैं, हर टाइम शेड आउट हो रही होती है, और वहाँ के जो सेल हैं वो रीजनरेट कर रहे होते हैं, वो तो इंजरी ही है बेटा, एपिथेलियल की इंजरी है। आपकी GIT की शेडिंग हो रही है, HCl शेड आउट करवा रहा होता है इंजरी की फॉर्म में, HCl इंजर्ड कर रहा होता है उस एरिया को, लेकिन रिपेयर हो रही है और रीजनरेट हो रही होती हैं एपिथेलियम। अच्छा क्वेश्चन ये था कि कभी आपने सुना है कि MI हुआ है और MI होने के रिजल्ट में जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं, ये जो हार्ट के सेल्स हैं या मसल्स हैं, वो रीजनरेट कर गए हों? Regeneration in human is the regrowth of lost tissue organs in response to injury. Okay, very good now. ठीक है. In the Bell's palsy, temporary nerve damage can regenerate. In the Bell's palsy. Okay. Lizard is an example of regeneration. Okay, well. ठीक है बेटा, regeneration की आप example अभी वो बिल्कुल ठीक बता रही हैं। बेल्स पॉल्सी में जो टेम्परेरी नर्व डैमेज होती है, नर्व बेटा रीजनरेट नहीं करती। अच्छा बेल्स पॉल्सी होती क्या है? बेटा जो बेल्स पॉल्सी होती है ना, इसमें टेम्परेरी वीकनेस होती है, डैमेज नहीं होती नर्व। नर्व डैमेज और वीकनेस में डिफरेंस है बेटा। वीकनेस होएगी आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं विद सर्टेन मेडिकेशंस, लाइक पैरालिसिस हुई है, टेम्परेरी फेशियल पैरालिसिस। ओके वेरी गुड, ठीक है बेटा। अगर फेशियल पैरालिसिस या टेम्परेरी वीकनेस बेल्स पॉल्सी है, नो डाउट बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लेकिन जो बेल्स पॉल्सी है बेटा, इसके अंदर जो नर्व है ना, उसकी वीकनेस होती है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, डैमेज नहीं होता। अगर डैमेज होएगा तो वो परमानेंट लॉस होएगा,
वीकनेस होती है, इसलिए वो सर्टेन मेडिकेशन से ना फिट हो जाती है। और हमेशा ये कहा जाता है कि जो आपके फेशियल मसल है ना, उसकी वीकनेस हो गई है, ये पैरालिसिस आप फेस हो गई है। वेरी गुड सिद्रा, ठीक है। टेम्परेरी वीकनेस, एग्जैक्टली बेटा, टेम्परेरी वीकनेस होती है। तो बेल्स पाल्सी के अंदर परमानेंट नर्व लॉस नहीं होता। ओके, अब मैं आपको 3 चीज़ें बताने लगा हूँ। 3 चीज़ें बड़ी गौर से सुननी है आप लोगों ने कि क्या क्या चीज़ें हैं। बेटा बेसिकली ना 3 तरह के सेल्स होते हैं। वन सेल को कहा जाता है स्टेबल सेल, दूसरे को कहा जाता है परमानेंट सेल, और जो तीसरे सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। 3 तरह के सेल्स होते हैं बेटा, मैंने ये बताया है। पहला मैंने ये बताया है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल, जिनको लेबाइल भी कहा जाता है, LABILE। अब ये चीज़ें बड़ी और से सुननी है, इसमें से आपके MCQs भी आते हैं टिश्यू रिपेयर के रिलेटेड बोर्ड के अंदर, पर्सनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर MCQs भी आते हैं बेटा। तो ये 3 सेल आपने बड़े गौर से सुनने हैं। पहले जो सेल्स हैं जिनको मैंने कहा है कि लेबाइल सेल होते हैं, या उसका अदर नेम है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। अब ये जो सेल्स होते हैं ना, ये पूरी लाइफ प्रोलिफरेट करती हैं। ये आगे स्लाइड्स के अंदर भी ये चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। आप वरीड ना हो, सिर्फ एक हाउ टू नो आपको पहले दे दूं कि रिपेयरिंग और रीजनरेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसके एग्जांपल है जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल हैं, जिनको लेबाइल सेल का भी नाम दे रहे हैं हम। आपकी जो स्किन की एपिथेलियम है, आपकी ओरल कैविटी है, सर्विक्स है, GIT के सेल्स हैं, यूट्रस के सेल्स हैं, यूट्रस की लाइनिंग्स हैं, या ब्लड फार्मिंग सेल्स हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपका वेलकम, ठीक है। इनको कहा जाता है लेबाइल सेल। दूसरे सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्टेबल सेल। अब स्टेबल सेल वो सेल्स होते हैं जिनको अकॉर्डिंगली रीजनरेट करना पड़ता है, उनके पास कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो रीजनरेट नहीं करते, रेप्लिकेट नहीं करते, लेकिन सर्टेन कंडीशन में उनके अंदर डिवीजन होना शुरू हो जाती है और वो अगेन ऑर्गन को नॉर्मल रिकंस्टिट्यूट कर सकती हैं। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं दूसरे सेल की बेटा, लाइक मैंने पहले भी डिस्कस किया, लीवर की हो सकती है, किडनी की हो सकती है, पेंक्रियाज की हो सकती है। इनके जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर एबिलिटी होती है फॉर माइटोटिक डिवीजन, फॉर रैपिड सेल डिवीजन, तो ये डिवाइड कर जाते हैं। तीसरे होते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल, इनको कहा जाता है परमानेंट सेल। अब बेटा जो परमानेंट सेल्स होते हैं ना, उनको उनकी एग्जांपल बेटा मैंने पहले भी नर्व सेल की बात की है, कार्डियोमायोसाइट्स की है, ये स्केलेटल मसल की है। ये 3 तरह के सेल्स होती हैं। अब बात ये है कि वो सेल जिनके अंदर डिवीजन होती है, अगर वो सेल इन्वॉल्व है तो उसको कहा जाता है द प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन, वो सेल रीजनरेट कर जाती हैं। और एक ऐसे सेल जो परमानेंट सेल्स होती हैं, अगर उनकी इंजरी हो गई है तो उसको कहा जाता है रिपेयर। गॉट इट। अब मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट्स को MI हो गई है। अब जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं या कार्डियक मसल सेल्स जो हैं, वो बेटा रीजनरेट नहीं कर सकते, वो रिपेयर करते हैं। MI हुआ और कार्डियल इन्फेक्शन हुआ, जो सेल्स हैं एक दफ़ा डैमेज हो गए, उनका लॉस परमानेंट है। वो रिपेयर तो हो सकते हैं लेकिन रीजनरेट नहीं कर सकते। रीजनरेट का मतलब होता है कि दोबारा अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन को नॉर्मली मेंटेन करना जैसे पहले था, और रिपेयर का मतलब होता है कि फंक्शन तो मेंटेन करना बट देयर इज ए लैकिंग इन द स्ट्रक्चर, क्योंकि जो पहले की तरह स्ट्रक्चर थी वो कभी भी नहीं हो सकती। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिपेयरिंग। अब बेसिकली जो रिपेयर होती है ये 2 तरह से होती है, वन इज थ्रू रीजनरेशन एंड अदर वन इज थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, रिप्लेसमेंट थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर रिप्लेसमेंट हो रही होती है
लेकिन जो नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर होती है जैसे पहले होती है वैसे नहीं हो सकती। गॉट इट? तो वो सेल जो कि परमानेंट सेल्स होते हैं या नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, अगर उनकी इंजरी होएगी तो उसको कहा जाता है कि सेल रिपेयर कर रहे हैं। अगर लिबाइल सेल की बात करें या स्टेबल सेल की बात करें, अगर उनकी इंजरी हो जाती है तो दैट इज कम्स अंडर द रीजनरेशन, के सेल रीजनरेट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया है कि ओरल कैविटी है, ये जीआईटी की लाइनिंग्स हैं, तो ये हर टाइम शेड आउट हो रही होती हैं। जब शेड आउट होएगी तो अल्टीमेटली इनके अंदर रीजनरेशन हो रही होती है। जब रीजनरेशन होएगी तो सेम जैसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन था वही स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन होता रहेगा। अगर हम रिपेयर की बात करें तो एमआई की एग्जांपल ले लें। जब एमआई की एग्जांपल लेंगे तो उसमें जो सेल्स हैं वो फंक्शन तो नॉर्मल कर सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अगेन नॉर्मल मेंटेन नहीं कर सकते। उसको कहा जाता है रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू। ओके वेल, ये 2-3 चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था ताकि आप लोगों की आगे वाली स्लाइड से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वेल, अब पहले आप लोगों ने बताया कि इंजरी होती है, वेरी गुड। इन्फ्लेमेशन के बारे में आप लोगों ने बताया, वेरी गुड, रियली अप्रिशिएटेड, योर कंट्रीब्यूशन इज हाईली अप्रिशिएटेड बेटा। अब इसमें देखिएगा कि सेलुलर और वेस्कुलर रिस्पांस को हम कहते हैं इंजरी। द टिश्यू रिस्पांस टू एन इंजरी इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। अब इसमें जैसे इंजरी होती है तो उसमें 2 तरह से रिस्पांस आते हैं, वन इज सेलुलर रिस्पांस एंड वेस्कुलर रिस्पांस। जो वेस्कुलर रिस्पांस होता है बेटा उसमें ब्लड वेसल का डायमीटर चेंज हो रहा होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन हो रही होती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही होती है। और जो सेलुलर इवेंट्स हैं उसके अंदर आपके लीकोसाइट्स WBCs इन्वॉल्व हो रही होती हैं, उनकी माइग्रेशन हो रही होती है, इमिग्रेशन हो रही होती है, प्रिवेंटिंग हो रही होती है और मार्जिनेशन हो रही होती है और एट द एंड फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। ओके, तो जब इनका इंजरी होती है या रिस्पांस आता है तो उस टाइम अगर तो स्टिमुलस रिमूव कर दिया गया तो एक्यूट इंजरी है, और अगर परसिस्टेंट टिश्यू डैमेज रहेगा तो ये दैट विल लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में हमेशा देयर विल बी ए स्कार फॉर्मेशन, देयर विल बी ए फाइब्रोसिस। इसके एग्जाम्पल क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं जितनी भी हैं, लाइक लीवर सिरोसिस की आपने बात सुनी होगी, लीवर फाइब्रोसिस की बात सुनी होगी, क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस अगर हो गया है तो पेंक्रियास की फाइब्रोसिस के बारे में सुना होगा। पल्मोनरी अगर लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम रहा है तो आपने पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में सुना होगा, राइट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि स्टिमुलस अगर रिमूव कर दिया जाए तो एक्यूट इंजरी होती है, एक्यूट इंजरी के बाद हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो हीलिंग होती है ये रिपेयरमेंट होती है 2 तरीके से होती है, वन इज थ्रू स्कार फॉर्मेशन एंड अदर वन इज थ्रू रीजनरेशन। अब रीजनरेशन के अंदर बेटा क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन था वैसे ही दोबारा सेल का अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करना, दैट इज रीजनरेशन। और हीलिंग क्या है? हीलिंग में ये होता है कि देयर विल बी ए स्कार फॉर्मेशन। ओके, नॉइज बहुत ज़्यादा बेटा आ रहा है, अब कम हो गया, 1 मिनट में दरवाज़ा बंद कर लूँ बेटा। ओके बेटा, अब शोर कम हो गया होगा होप सो, लेकिन बच्चे गली में खेल रहे हैं उनका शोर आएगा आपको, ठीक है। तो बात कर रहे थे हीलिंग और रीजनरेशन की। अगर हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग के अंदर बेटा स्कार फॉर्मेशन हो रही होती है। लाइक आपने देखा होगा कि अगर बहुत कोई डीप वुंड हो गया है तो उसके अंदर भी स्कार बनना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह कोई एक्सटर्नल डीप एक्सटर्नल स्कार बन गया है, ये वुंड है, उसकी हीलिंग हो रही है तो उसमें भी स्कार फॉर्मेशन हो रही होती है। दूसरी एग्जांपल एमआई की है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है उसमें क्या है
कि जो मायोकार्डियम है या कार्डियोमायोसाइट्स हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन तो मेंटेन कर सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन में ये है कि जो सेल लास्ट हुए हैं तो वो सेल एट द टाइम ऑफ नीड रीजनरेट कर जाएंगे। ओके इसकी एग्जांपल बेटा अगर लें तो लीवर रीजनरेशन है आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टमी। अगर लीवर को कट कर दिया जाए तो रीजनरेट कर जाता है। सुपरफिशियल स्किन वोंड्स अगर हैं, स्किन के ऊपर वोंड हैं तो जो स्किन की एपिथेलियम है रीजनरेट कर जाती है क्योंकि वहाँ पे लिबाइल सेल पड़े होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल पड़े होते हैं। एक्सुडेशन इन लोबार नमूनिया एग्जैक्टली अगर लोबार नमूनिया हो किया है तो जो लोब्स है उसको रिमूव कर दिया जाए या जो लोब्स है वो नॉर्मली रीजनरेट करके हील आउट हो जाती है। वेल ओके हीलिंग ये वो बात है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। हीलिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच डैमेज टिश्यू रिस्टोर्स द ओरिजिनल आर्किटेक्चर्स एंड द फंक्शन। हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डैमेज टिश्यू है वो अपनी नॉर्मल आर्किटेक्चर और फंक्शन स्ट्रक्चर्स कर लें, आर्किटेक्चर कर लें, आप लोगों की मर्जी है। जब अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है तो उसको कहा जाता है हीलिंग। हीलिंग जो होती है क्लासिफाइड एज रीजनरेशन एंड रिपेयर। अब जो रीजनरेशन है इसमें क्या है कि रिजल्ट्स इन कंप्लीट रिस्टिट्यूशन ऑफ लॉस्ट डैमेज टिश्यू। रिकंस्टिट्यूशन दोबारा अपनी नॉर्मल हालत के अंदर आना फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली इज नोन एज रीजनरेशन। और रिपेयर क्या है कि रिस्टोरेशन समटाइम्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर बट कैन कॉज स्ट्रक्चरल डीअरेंजमेंट्स। रिपेयर में क्या होता है कि हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स मेंटेन नहीं कर सकते लेकिन स्ट्रक्चर्स के अंदर सर्टेन चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। फंक्शन तो नॉर्मलाइज हो सकते हैं लेकिन देयर विल बी स्ट्रक्चरल डीअरेंजमेंट है। जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी मायोकार्ड एमआई की इन्फॉक्शन की। अगर इन्फॉक्शन हो जाता है तो फंक्शन तो नॉर्मली मेंटेन कर रहा होता है हार्ट, लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले कार्डियोमायोसाइट्स की थी या हार्ट मसल की थी वो मेंटेन नहीं कर सकता। राइट, गॉट इट। अकर्स व्हेन कब होएगा ऐसा मसला? द इंजर्ड टिश्यू इज अनेबल ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स extracellular matrix. ECM stands for extracellular matrix of the tissue are severely damaged. पहली कंडीशन ये है कि टिश्यू डैमेज हो गई है और दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकती तो उसके अंदर रिपेयर होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू जो है वो सीवियरली डैमेज हो चुका है। अगर सीवियरली डैमेज होएगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे फिब्रस टिश्यू के अंदर स्कार फॉर्मेशन होती है। जैसे सीवियरली डैमेज होएगा उसकी रिपेयरिंग होएगी। रिपेयर अकर्स बाय लाइंग डाउन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू पड़ी होगी दैट विल बी रिप्लेस्ड इनटू फिब्रस टिश्यू और जैसे ही फिब्रस टिश्यू बनेगी तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है उस टाइम रिपेयरिंग में स्कार फॉर्मेशन हो रही होती है लेकिन रीजनरेशन के अंदर स्कार फॉर्मेशन नहीं होती। सेल जैसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन कर रहे थे उसी तरह दोबारा अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन कर लेते हैं। अब ये जो रिपेयर वाई कनेक्टिव टिश्यू होती है दूसरा जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें भी सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं इन विच द टिश्यू रिपेयर इज अचीव्ड बाय स्कार फॉर्मेशन। और वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? पहली कंडीशन ये है कि व्हेन द रिकवरी फेज टू अकर इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है
कि अगर पैरेन्काइमा सेल की नेक्रोसिस हो गई है और वो थ्रू रीजनरेशन प्रोसेस रिपेयर नहीं हो सकते। लाइक नेक्रोटिक सेल्स हैं, नेक्रोसिस हुई है, परमानेंट सेल की हो गई है। स्टेबल सेल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, स्टेबल सेल हैं ही नहीं। तीसरी कंडीशन बेटा ऐसी हो सकती है कि जो नेक्रोसिस हुई थी वो एक लार्ज अमाउंट में हुई है, इतनी एक्सटेंसिव हुई है कि कोई सेल रीजनरेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन होती है। पहली कंडीशन मैंने ये बताई है कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है लेकिन रिकवरी नहीं हो सकी, रेजोल्यूशन नहीं हो सकी, तो दैट विल लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर हमेशा स्कार फॉर्मेशन होती है, राइट। दूसरी कंडीशन मैंने बेटा ये बताई है कि जब पैरेन्काइमा सेल की नेक्रोसिस हो जाएगी एंड कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाय रीजनरेशन टिश्यू। उसकी वजह क्या हो सकती है रीजनरेशन टिश्यू की? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि नेक्रोटिक सेल्स हैं वो परमानेंट सेल्स नेक्रोसिस हुई है उनकी। दूसरा, स्टेबल सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि जो नेक्रोसिस हुई है वो इतनी एक्सटेंसिव अमाउंट में हुई है कि कोई सेल वहाँ पे रीजनरेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। गॉट इट? ओके, उसके बाद बेटा दूसरी बात कर रहे थे हम रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन क्या है कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट स्ट्रक्चर्स। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर लॉस हुई थी उसको नॉर्मलाइज करना। सीधा बेटा आवाज़ 1 मिनट के लिए गई थी, मैंने खुद बंद की थी, कॉल ले रहा था मैं। थैंक यू कि आप इतनी अटेंटिव हैं। बेटा बात कर रहे थे रीजनरेशन की। वेल, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ एन इम्प्यूटेड लिम्ब इन द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर बेटा अगर लिम्ब की इम्पुटेशन कर दी जाए तो वो रीजनरेट कर जाता है। सेकेंड, रीजनरेशन ऑफ लीवर आफ्टर रिसेक्शन और नेक्रोसिस। अगर लीवर की किसी पार्ट की नेक्रोसिस हुई है तो उस एरिया को अगर रीसेक्ट कर दिया गया तो लीवर रीजनरेट कर जाता है। इसके अलावा कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया भी कहा जाता है, और जीआई एपिथेलियम हर टाइम शेड आउट हो रही होती है, चाहे वो एचसीएल की वजह से हो, चाहे जब आप फूड ले रहे होते हैं तो जो फूड जैसे ही जीआईटी से पास आउट होता है अगर हार्ड है तो भी जीआईटी की शेडिंग काज करवा रहा होता है, इंजरी काज करवा रहा होता है, लेकिन साथ में रिपेयर हो रही होती हैं, रीजनरेशन हो रही होती है। अगर आप स्किन के ऊपर कहीं से स्किन पील्ड ऑफ हो गई है तो वहाँ पे भी अगेन बेटा स्किन के ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, या एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं दैट आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल, तो वो भी रीजनरेशन काज करवा रहे होते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल हैं these cell proliferate throughout the life. Well, उसके बाद both process involve the proliferation of various cells and close interaction between cells and extracellular matrix. इनकी proliferation होती रहती है, जब proliferation होती रहेगी
तो जो सेल का मैट्रिक्स है वो अगेन नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ईसीएम जहाँ पे भी आपको मिलेगा दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। अब एक्स्ट्रा सेलुलर अगर मैट्रिक्स नहीं होएगा तो वुंड हीलिंग नहीं होगी, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर सेल माइग्रेशन। ऑफ कोर्स सेल माइग्रेशन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन द करेक्ट सेल पोलैरिटी फॉर द रीअसेंबली ऑफ मल्टीलेयर स्ट्रक्चर्स एंड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, जिनको एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होएगा तो वहाँ पे जो सेल की माइग्रेशन है उसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा। अगर फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल नहीं बनेगी। न्यू ब्लड वेसल नहीं बनेगी तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई मेंटेन नहीं होएगी और स्कार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का वुंड हीलिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले किया जा रहा होता है। सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो होती हैं उनके अंदर बेटा फिब्रोब्लास्ट होती हैं, माइक्रोफेजेस होती हैं और सर्टेन अदर सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कीमोकाइंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग। अगर फिब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में जो नॉर्मल रीजनरेशन और रिपेयरिंग का फंक्शन है वो मेंटेन नहीं होगा। इसके अलावा सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो प्ले कर रहे होते हैं, इनके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ईजीएफ उसे कहा जाता है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनको पीडीजीएफ कहा जाता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनको एफजीएफ कहा जाता है और वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर्स जिनको वीईजीएफ कहा जाता है। इसके अलावा साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स आर आल्सो ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ओके, एक नॉर्मल सेल है उसकी हीलिंग है और नॉर्मल सेल की रिप्लेसमेंट है जिसके अंदर सेल की रीजनरेशन और रिपेयरिंग बाय स्कारिंग दिखाया गया है। माइल्ड इंजरी हुई है बेटा और सीवियर इंजरी हुई है। माइल्ड इंजरी हुई जो कि सुपरफिशियल इंजरी थी तो रीजनरेशन हो गई, सेल रीजनरेट कर गए और जैसे पहले नॉर्मल वैसे ही हो गए। लेकिन अगर सीवियर इंजरी हो गई है, सीवियर इंजरी के रिजल्ट में जो इंजरी थी वो एक्सटेंसिव अमाउंट में थी, उसमें जो सेल हैं वो रीजनरेट नहीं किए बल्कि रीजनरेशन के साथ स्कार फॉर्मेशन हो गई है। ये देखिएगा कि स्कार बन गया है। अब दूसरी साइड पे अगर देखिएगा कि ये नॉर्मल हेपेटिक ल्यूब्यूल, अगर इसको हम कट कर देते हैं, हेपेटेक्टमी कर देते हैं, तो बेसिकली हम इंजरी टू सेल काज कर रहे हैं और इंजरी टू सेल अगर होएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो पहले जैसे सेल था, नॉर्मल सेल था, उसी की तरह सेल रीजनरेट करता रहेगा। और दूसरा रिपेयर बाय स्कारिंग, अगर हम कट नहीं करेंगे, सर्जिकल हेपेटेक्टमी नहीं करेंगे तो जो सेल हैं वो स्कारिंग के थ्रू रिपेयर करेंगे, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए मोस्टली आपने अल्ट्रासाउंड देखा होगा, अल्ट्रासाउंड के ऊपर लीवर फिब्रोसिस या फिब्रोसिस लिखी हुई होगी, तो उसका मतलब ये है कि उस एरिया के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन के थ्रू रिपेयर हो रहे हैं, फिब्रोसिस हो चुकी है। वेल, कंट्रोल ऑफ सेल प्रोलिफरेशन एंड टिश्यू ग्रोथ, कंट्रोल कैसे होता है ये देख लेते हैं कि जो नॉर्मल टिश्यू है, हेल्दी टिश्यू है, वो अपना किस तरह ये चीज़ों को मेंटेन कर रही होती है, अपने फंक्शन को किस तरह मेंटेन कर रही होती है। इसमें सर्टेन कंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ की बात की हुई है कि सेल ग्रोथ कैसे होती है। तो
जो सेलुलर प्रोलिफरेशन है बेटा इज लार्जली रेगुलेटेड बाय केमिकल फैक्टर्स, बायोकेमिकल फैक्टर्स। और ये क्या क्या हो सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं। अब जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनमें से जो सेल की प्रोलिफरेशन है दैट इज मीडिएटेड बाय ये केमिकल मीडिएटर्स, जिनके अंदर जो केमिकल मीडिएटर्स हैं दीज आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि सर्कुलेट करते हैं इन द सीरम और लोकली प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेल। उनके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया है कि साइटोकाइंस हो सकते हैं, जिनके अंदर इंटरल्यूकन 1 है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा VEGF होता है, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं। PDGF होता है, प्लेटलेट ड्राइव्ड फैक्टर्स होते हैं। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इनहिबिटरी फैक्टर्स की बात करें तो इनहिबिटरी फैक्टर्स के अंदर ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स आ रहा होता है, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स अगेन इनहिबिटरी फैक्टर्स के अंदर भी आ रहा होता है। अब ये हो कैसे रहा होता है, बेसिकली ये 3 मैकेनिज्म्स हैं। पहली जो चीज़ होती है रेट ऑफ सेल प्रोलिफरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और तीसरा डेथ ऑफ अपोप्टोसिस, ये डेथ बाय अपोप्टोसिस के थ्रू डिपेंड करता है। अपोप्टोसिस क्या होती है, बेसिकली कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है। डिफरेंशिएशन सेल की क्या है कि डिफरेंशिएटेड सेल incapable of replication are called as terminal differentiated cells। और जो सेल प्रोलिफरेशन है, सेल प्रोलिफरेशन can be stimulated by physiological and pathological conditions, for example endometrial cell stimulation under estrogen during menstrual cycle। जब menstrual cycle चल रहा होता है तो उस टाइम जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल इंक्रीज होता है, तो वो एंडोमेट्रियल सेल की शेडिंग करना शुरू कर देता है, स्टिमुलेशन काज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद अगेन आफ्टर द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन सेल प्रोलिफरेट कर जाती हैं और एंडोमेट्रियम नॉर्मलाइज अगेन हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया सेकेंडरी टू एक्सेस टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेशन। मेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है या एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन की स्टिमुलेशन हुई है तो उनके अंदर BPH हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म दिखाया गया है कि रेगुलेशन ऑफ सेल कैसे होती है, प्रोलिफरेशन हो रही होती है, उसके बाद डिफरेंशिएशन होती है, स्टेम सेल्स होती हैं और सेल की डेथ हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। प्रोलिफरेशन बेसिकली कहाँ से हो रही होती है कि बेस लाइन सेल पॉपुलेशन जैसी होगी तो ये स्टेम सेल से आ रही होती हैं, और स्टेम सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन होती है, और उसके बाद अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें 3 तरह के सेल्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टिश्यू प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी, इसके अंदर 3 तरह से सेल्स होते हैं। ये 3 ग्रुप्स ऑफ बेसिस ऑफ प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी ऑफ देयर सेल्स। 3 तरह से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल या लेबाइल सेल या टिश्यू कहा जाता है। दूसरे जो होते हैं उसको क्यूसेंट या स्टेबल सेल कहा जाता है, और तीसरे नॉन डिवाइडिंग या परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू को कहा जाता है। सेल कह लें, टिश्यू कह लें, आप लोगों की मर्जी है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि इनके अंदर जो परमानेंट सेल्स होते हैं दीज आर नॉन प्रोलिफरेटिव इन द पोस्टनेटल लाइफ। वंस द पोस्टनेटल लाइफ इज देयर they are unable to proliferate, that's mean they are non proliferative। इसके अंदर बेटा न्यूरॉन्स हैं, ये कार्डियोमायोसाइट्स हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो न्यूरॉन्स हैं ये रीजनरेट कर गए हैं। अगर नर्व डैमेज हो गई है तो दैट इज़ परमानेंट लॉस है। कार्डियोमायोसाइट्स डैमेज हो गई हैं
तो दीज आर परमानेंट लॉस। आपने कभी नहीं सुना होगा पेशेंट्स को एमआई हो गया है तो जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं या कार्डियक मसल्स है वो रीजनरेट करके अगेन उनकी स्ट्रक्चर्स नॉर्मलाइज हो गई है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। वेल, उसके बाद स्टेबल सेल्स होते हैं। स्टेबल में रीजनरेशन एज रिस्पॉन्स टू इंजरी। स्टेबल सेल्स के अंदर देयर इज ए प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड वो रीजनरेट कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमा ऑफ द लिवर सेल, पेंक्रियाज एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। अगर रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर इंजरी हुई है, पेंक्रियाज के अंदर इंजरी हुई है या लीवर के अंदर इंजरी हुई है तो वहाँ पे जो पैरेन्काइमल सेल पड़े हैं दे कैन रीजनरेट। मेसेंकिमल सेल या एंडोथेलियम ही रीजनरेट कर जाती हैं। तीसरे होते हैं तीसरे होते हैं लिबाइल सेल, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। ओके, वेल, तीसरी कंडीशन ये होती है जिसके अंदर लिबाइल सेल होते हैं। लिबाइल सेल बेटा कंटिन्यूसली रीजनरेट करते रहते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और इनके अंदर सेल्फ रीन्यूअल हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की या हेमेटोपोएटिक सेल्स की इन द बोन मैरो, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हर टाइम डिवाइड हो रहे होते हैं। लाइक अगर हम WBCs को ले लें, RBCs को ले लें, तो ये डिवाइड हो रहे होते हैं। अपोप्टोसिस के मैकेनिज्म्स के थ्रू इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। जितनी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है उतनी इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। इसके अलावा सरफेस ऑफ एपिथेलियल स्किन हो सकती है, ओरल कैविटी हो सकती है, वजाइना सर्विसेज हो सकती हैं, ये डक्ट एपिथेलियल हो सकती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स हो सकती हैं, पेंक्रियाज हो सकती हैं, बाइल ट्रैक हो सकती हैं। मिकोजा की अगर हम बात करें तो GIT का मिकोजा, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और यूरिनरी ब्लैड, वहाँ से हर टाइम शेड आउट हो रहे होते हैं। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल तो वो रीजनरेट कर रहे होते हैं। इसकी आगे डिटेल इस स्लाइड्स के ऊपर भी आपको शो होगी कि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स प्रोलिफरेट थ्रू आउट द लाइफ। वेल,
कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल क्या होते हैं कि सेल प्रोलिफरेट थ्रू आउट द लाइफ, रिप्लेसिंग दोज that are destroyed by maturation from the tissue stem cells and by proliferation of mature cells. These tissue includes like surface epithelial of the skin हो सकती हैं, oral cavity हो सकती है, vagina and cervix और surface epithelial, columnar epithelium of GI tract and uterus, transitional epithelium of urinary tract and cells of the bone marrow and hematopoietic tissue. In most these tissues mature cells are derived from the adult stem cells, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल हैं इसलिए इनके अंदर कंटिन्यूसली डिवीजन हो रही होती है। ओके, दूसरी जो टाइप्स होती है जिनके अंदर स्टेबल सेल्स होते हैं, स्टेबल सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्विसेंट इन G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल प्रेजेंट होते हैं, कंस्टिट्यूट द पैरेन्काइमा ऑफ मोस्ट सॉलिड टिश्यू सच एज लीवर है, किडनी है, ये पेंक्रियाज है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तब ये डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। Minimal proliferative activity in their normal state, but capable of dividing in response to injury. They also include epithelial cell, fibroblasts, and smooth muscle cells that will proliferate. Of these cells is particularly important in wound healing. अगर कहीं पर wound हो जाता है तो ultimately stable cell at the time of injury they can be proliferate. With the exception of liver, stable tissue have a limited capacity to regenerate after injury. लीवर में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी होती है और बाकी सेल्स के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी आफ्टर इंजरी दे कैन रीजनरेट। ओके, तीसरी कंडीशन बेटा परमानेंट सेल्स होते हैं या परमानेंट टिश्यू होते हैं। सेल्स आर कंसिडर्ड टू बी ए टर्मिनली डिफरेंशिएटेड एंड नॉन प्रोलिफरेटिव इन द पोस्टनेटल लाइफ। अगर एक दफ़ा इनकी डैमेज हो गए हैं because these are terminally differentiated and non-proliferative in the postnatal life. The majority of neurons, skeletal and cardiac muscles cells belong to this category. Injury to the brain or heart is irreversible and results in scar formation. ब्रेन इन्फॉक्शन हुआ है, एमआई हुआ है, तो इंजरी जो है that is irreversible. Neurons and cardiac myocytes cannot regenerate. In permanent tissue, repair is typically dominated by scar formation. That is very very important. Okay. उसके बाद हम लीवर रीजनरेशन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। होप सो यू हैव लर्न ए लॉट इन दिस क्लास। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लीवर रीजनरेशन की बात करते हैं और वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन भी देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है।